कि हम सबको ये गलतफहमी कहीं ना कहीं हो जाती है कि हम जानते हैं, सारे मसाइल का हमको पता है, और ये बीमारी हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जब सारे मसाइल का उनको पता है, उनसे मशवरा करने की ज़रूरत ही नहीं आपसे। मगर इस हुकूमत ने एक बहुत अच्छा काम ये किया, और मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की, कि इस मामले में उन्होंने बेहतरीन अंदाज से मार्केट में गए, लोगों से मशवरा किया। और पहले 6 महीने तो बहुत ही ख़राब थे, जहाँ जाते थे वहाँ लोग शिकायतें करते थे। मगर नतीजा ये हुआ कि हुकूमत ने आप सब के मशवरे एब्जॉर्ब किए, और एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट ली, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हुकूमत जा रही थी उसमें हमारा प्रोड्यूसर नॉन कम्पिटिटिव हो गया था। हमारा प्रोड्यूसर, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट तो बात की बात है ना, पहले हमारी इंडस्ट्री चले, हमारा अपने वसाइल के एतबार से हम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, और तिजारत, क्योंकि ये एक दुनिया बन गई है जिसको वन वर्ल्ड कहते हैं, एक दुनिया बन गई है, फिर तिजारत, खुलकर तिजारत करें। पाकिस्तान की बड़ी सख्त ज़रूरत बनती जा रही थी कि हमारे अपना इस्तेमाल अशिया का बढ़ता चला जा रहा था, और एक उसके साथ साथ क्योंकि तेल भी हम अपने मुल्क में लाते हैं, बरामद करते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है, और उसके साथ साथ अपनी कंज्यूमर गुड्स भी जब हम सारी बाहर के ऊपर भरोसा करते हैं और कंजम्पशन ओरिएंटेड मईशत हम अपनी पैदा बना लेते हैं, तो नतीजा ये होता है कि फिर इंपोर्ट करते जाओ और खाते जाओ। मगर पैसा इंपोर्ट का ज़र मुबादला के एतबार से कहाँ आता है? वहाँ आप एक्सपोर्टर्स आते हैं, आप अपना काम भी करते हैं, अपनी तिजारत भी करते हैं, अपना प्रोडक्शन भी करते हैं और बाहर भेजते हैं, ताकि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ें लाना चाहे वो आसानी से ला सके। अच्छा, मगर ये तो मैं बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मामले में, मगर मैं आपके साथ एक और भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट के सिलसिले में। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, हैट्स ऑफ टू यू जनाब, आपने जिस अंदाज से ये काम किया है, यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट, है ना। दिन रात एक करके आपने ये काम किया। मगर मुल्क का एक और डायरेक्शन भी है जिसका आप जैसे ओपिनियन मेकर्स, आप जैसे अहम लोग माशरे के, उनके साथ ये डिस्कशन होना चाहिए। ये हुकूमत जब आई तो बहुत चीज़ें ख़राब थीं, यानी हमें यह ख्याल हो रहा था जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हाल था कि हम इस्तेमाल ज़्यादा करते थे और बनाते कम थे। तो लिहाजा एक काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया, वो था किफ़ायत का, ऑस्टेरिटी। अच्छा, लोगों ने कहा क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना बच जाएगा इससे, बजट तो नहीं बनता इससे जो आप किफ़ायत कर रहे हैं। मगर वो एक स्पिरिट की बात है, वो एक जज्बे की बात है जो हर एक के अंदर जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर किफ़ायत की, इस प्रेसिडेंसी ने अपने ऊपर किफ़ायत की, इस प्रेसिडेंसी ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाहर जब गए तो भी होटल के बजाय जनाब एम्बेसडर के घर पर रहे। ये सिर्फ ये दिखाना था कि हमने बेल्ट टाइटनिंग करनी है। अच्छा, ये हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बेल्ट टाइटनिंग ना करे और कौम से कहे तुम बेल्ट टाइटनिंग करो। सारे मुश्किल काम जो हैं वो कौम पर और गरीबों पर लाद दिए जाएं, और ख़ुद आप मज़े से बैठे रहिए, बने रहिए, इधर उधर सफ़र करते रहिए और घूमते रहिए और पैसे खर्च करते रहिए। तो वो एक मैसेज था ऑस्टेरिटी का, बहुत अहम बात आपसे कर रहा हूँ। वो मैसेज कौमें जो ऑस्टेरिटी और अपने, जितनी आपने बचपन से सुना होगा मकूला कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, अगर ये हम इनफरादी तौर पर सीखते हैं तो ये कौम की बुनियाद पर भी सीखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि इस हुकूमत को ज़िद थी बेईमानी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, ये ज़िद की हद तक बात है। ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और मेरी जमात जब तक थी, अब मैं प्रेसिडेंसी में आ गया तो जमात लेस हूँ मैं, मगर ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात की भी ज़िद थी कि जिन लोगों ने मुल्क को लूट मार कर खाया उनके लिए अब मैदान भी बंद करना है, उनसे हिसाब भी लेना है, और एक कौम का डायरेक्शन तय करना है कि चोरी और करप्शन का ज़माना ख़त्म। अच्छा, मगर लोग ये कहते हैं कि जी नीचे तो अभी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि देखो, जहाँ करप्शन माशरे में कभी ख़त्म नहीं होता, किसी माशरे में, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे में भी करप्शन नहीं ख़त्म हुआ, सज़ाएँ मिलती नहीं, कम हो गया, बहुत कम हो गया,
सजाएं मिलती रहीं हैं, मगर जिन माशरों में करप्शन कम है उन माशरों में कौम तरक्की करती है, जिन माशरों में करप्शन ज़्यादा है, आप अफ्रीका के बड़े अच्छे अच्छे ममालिक देख लिए जहाँ तेल बहुत था, नाइजीरिया मिसाल के तौर पर, दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे ममालिक देख लिए, बड़े ज़खायर थे, मगर ये कि जब बेईमान क़यादत हो तो नतीजा ये होता है कि मुल्क नीचे जाता है, क़यादत अपने पैसे बाहर जमा करती रहती है। तो दूसरा इशू इस हुकूमत ने पकड़ा करप्शन। अच्छा, उससे आपका क्या ताल्लुक़ है? आपका तो बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि आप जब फिगर नहीं करेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, करप्शन को कितना देंगे, 5% देंगे, 10 देंगे, कोई मिनिस्टर आ जाए वो इतना मुंह फाड़ कर बात करे कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी काम का ना रहे, और ऐसा हुआ है, तो लिहाजा एक अनसर्टेनिटी बिजनेस में आ जाती है, जो बिजनेस फिर चलते नहीं। फिर अचानक कामयाब बिजनेसेस के अंदर भी जब मुंह फाड़ कर आते हैं, तो आपने कराची के अंदर एक बल्दिया फैक्ट्री फायर भी देखा। तो ये सारा माशरा जिल्लत की तरफ जाता है जब करप्शन जैसा अंसर उसके अंदर होता है। तीसरी बड़ी बात, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स पनपती हैं और जिसके अंदर बिजनेस पनपते हैं। तीसरा बहुत बड़ा आंसर था कंपैशन का। अच्छा, कोई माशरा सिर्फ मैथमेटिक्स की बुनियाद पर, स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर नहीं चलता, कंपैशन जब तक ना हो। और एक बहुत बड़ी आजमाइश, इस सारी एक्सरसाइज के बीच में एक आजमाइश और आ गई, जब समझ में आ रहा था कि जनाब वी माइट बी टेकिंग ऑफ, वो कोविड आ गया बीच में। अच्छा, और कोविड के अंदर मैं आपको इसलिए मिसाल देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान कुछ फैसले करता है और दुनिया फैसले करती है, तो जिन चीज़ों के अंदर इंफॉर्मेशन बेस मुख्तलिफ है, यानी इंफॉर्मेशन बेस का क्या मतलब, इंफॉर्मेशन का बेस का मतलब ये कि जिन ममालिक के अंदर तालीम है और इंफॉर्मेशन बहुत है, उनके फैसले यकीनन इंफॉर्मेशन बेस की बुनियाद पर बेहतर होंगे। जहाँ जहालत हो, अनपढ़ लोग हों, वहाँ इंफॉर्मेशन बेस कमज़ोर होता है। मगर जहाँ इंटेलेक्ट की बात आ जाए, तो पाकिस्तान का एक आदमी, उसका दिमाग दुनिया के किसी आदमी से कमज़ोर नहीं है। तय है ना बात? ये तो इंफॉर्मेशन बेस में फ़र्क हो जाएगा कि जी कोई हार्वर्ड से पढ़कर आया, कोई कहीं से पढ़कर आया, अदरवाइज़ हम सब बराबर हैं अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स के। जब कोविड आया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला फैसला ये किया, और जिसके अंदर हम सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला फैसला इस बुनियाद पर नहीं किया कि कोविड है, या इस बुनियाद पर नहीं किया कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पहला फैसला ये किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा गरीब आदमी और मुश्किलात में फंसे। पहला फैसला, बुनियादी फैसला, जिसकी बुनियाद पर हमारी कोविड की पॉलिसी बनी, जिसकी बुनियाद पर। सो कीप दैट इन माइंड, इट्स नॉट ओनली स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की जिन बुनियाद पर रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, इंसानी जज्बात, इंसानी मोहब्बत, इंसानी हमदर्दी। अगर आपने पूरी कौम को अपने साथ लेकर चलना है, तो पूरी कौम के अंदर सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, पूरी कौम के अंदर वो गरीब आदमी भी है, वो मजदूर भी है जो नौकरी पर जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंपैशन पर एक लाइन खींच दी कि जी ये टोटल लॉकडाउन नहीं होगा। उसके बाद जो भी लोग कहते रहे, डॉक्टर्स कहते रहे, हमको कहते रहे, मुझे बुरा भला कहते रहे कि जी मरवा दिया तुमने मस्जिदें खुलवा कर, हैं तुम कौन से मुसलमान हो, हरमैन शरीफैन बंद है, पाकिस्तान की मस्जिदें खुली हुई हैं। तो लोग, और ये कि जी तुमने मस्जिदें खुलवाई हैं। मुझे मैसेजेस आते थे मेरे दोस्त डॉक्टरों के कि अल्लाह के यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जब लोग यहाँ मर रहे होंगे सड़कों पर, वहाँ तुम्हारी मिजाज पुरसी होगी। और हुआ यही कि हमारे यहाँ मामलात अल्लाह ने बरकत डाली, इस कंपैशन की बुनियाद पर मसाजिद हमने खुली रखी, हमने डेटाबेस और साइंटिफिक इनपुट लिया स्मार्ट लॉकडाउन के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पड़ोस में जहाँ हमारा जेनेटिक्स तकरीबन वही है जो हिंदुस्तान की है, उसमें और आप में फैसलों का फ़र्क था, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस था। आपने क्या डिसाइड किया, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की शान, ये तो हर चीज़ में होगी। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई ना, तो हम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर कहते हैं जी रज़ाक दाऊद साहब ने भी मेहनत की, आप लोगों ने भी मेहनत की। तो बेस लाइन तो अल्लाह का शुक्र है, मगर उसके बाद जो ड्राइवर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ड्राइवर आपका कंपैशन था, ड्राइवर आपका स्मार्ट लॉकडाउन था, ड्राइवर आपने मस्जिदें खुली रखी, ड्राइवर आपका उलमा थे। आप इमेजिन कीजिए कितना पैराडाइम शिफ्ट उलमा ने लिया, जिसके अंदर मौलवी साहब ये कहें
कि 60 से उम्र के ज़्यादा के लोग मस्जिद मत आना। पैराडाइम शिफ्ट है ये, कि मस्जिद से डिस्करेज किया उन्होंने। पैराडाइम शिफ्ट है बहुत बड़ी। फिर उन्होंने कहा फासलों के साथ नमाज पढ़ो। हम सारी उम्र 1400 साल कहते रहे कंधे से कंधा मिलाओ। ज़रूरत के एतबार से ये है कौमी यकजहती, कि फैसले के अंदर इकट्ठा होकर किया, गरीब की फ़िक्र की, इंडस्ट्रीज़ की फ़िक्र की, सब की फ़िक्र करके आपने एक बहुत बड़ा काम कोविड में करके दिखाया। और ये वो काम है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि मुस्तकबिल मेरे मुल्क का बहुत अच्छा नज़र आता है। इस वजह से कि इंटेलेक्चुअली हम सब बराबर, और जब इंटेलेक्ट की बात आ जाएगी तो मेरा मुल्क का आदमी भी बेहतरीन फ़ैसले करेगा। जहाँ रिसोर्सेज की बात आती है वो हम एक्वायर करेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त आ रहा है जिस तरह से आप ये सारी बातें करके रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं। आप ही ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर किया, मशवरा मुसलसल हर फोरम के अंदर, हर जगह पर चैम्बर्स के साथ मशवरा किया। इंटरैक्टिव रही ये हुकूमत, पिछली हुकूमतों के मुकाबले में ज़्यादा इंटरैक्टिव रही। तो नतीजा ये हुआ कि अच्छे मशवरे मिलते गए और उस पर काम हुआ। मैं समझता हूँ लुक अफ्रीका पॉलिसी बेहतरीन, मुझे सब लोगों ने रिकमेंड किया, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी रिकमेंड किया। मैंने किसी मुल्क में जाना था अफ्रीका में, भूल रहा हूँ नाम, जिस दिन मैं जा रहा था 25 मार्च को, कोई है जो मुझे गाइड कर दे कहाँ जा रहा था, मैं भूल गया। अब वक्त के साथ साथ याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। खैर हैं, नाइजर जा रहा था। अच्छा हुआ क्या कि 23 मार्च हमने सेलिब्रेट किया, बहुत दिनों बाद, कोविड में 1 साल हमने नहीं किया था। 25 मार्च को यहाँ हमने बहुत सारे अवार्ड्स बांटे। तो 26 मार्च को, मैंने शायद 28 को जाना था, 26 मार्च को मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि तेज़ बुखार है, बदन में दर्द है, कोविड हो गया है। उन्होंने कहा नहीं आपको तो परसों जाना है। तो मैंने कहा कि जाना तो है, और मेरे सब साथियों ने जो मेरे साथ एस्कॉर्ट करते हैं उन्होंने ये प्लान बनाया था कि रीफ्यूलिंग करेंगे हम जद्दा में, तो उम्रा भी हो जाएगा, उसके बाद नाइजर जाएंगे, फिर वापसी में भी यही होगा। तो अब मेरे ज़मीर पर यह भी सवार था कि मैं कोविड लेकर बैठ गया हूँ, इनका उम्रा भी चला जाएगा और दूसरे मुल्क में जाऊँगा। तो बाहर सूरत नेगेटिव आ गया, टेस्ट भी नेगेटिव आया, दूसरे दिन भी नेगेटिव आया। मैंने कहा कि नहीं जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोविड है। तो रात को बिफोर आई टेस्टेड पॉजिटिव, मैंने कहा कि भाई कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर कोविड है तो कितने अफसोस की बात है कि दूसरे मुल्क भी आप चले गए हैं, आप रुक नहीं सके। तो लुक अफ्रीका का पहला सुतून जो है, जो मैंने लेट करना था, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि कोविड की वजह से फिर दूसरे दिन मैंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। तो लुक अफ्रीका इज़ अ यूनिक सिचुएशन जिसके अंदर हमें, मैं समझता हूँ, अपनी एम्बसीज़ बढ़ानी है, अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं, और उसके साथ साथ हमें एक्सपोर्ट्स भी वहाँ की बढ़ानी है। मगर एक चीज़ आपके सामने और ज़िक्र करूँ, देखिए आप भी, जैसे मैंने आपको कहा, अल्लाह ताला कामयाबी देता है जब डाउन ट्रॉडन सेक्टर्स की भी आप फ़िक्र करते हैं, और आप लोगों ने फ़िक्र की। कोविड के अंदर अगर हुकूमत ने 200 अरब रुपया नीचे दिया तो हर एक जो यहाँ पे बैठा है सब ने काम किया, सब ने खैरात की, सब ने एहतमाम किया अपने वर्कर्स के साथ, सड़कों पर हर जगह आप लोगों ने भी एहतमाम किया। पाकिस्तान, मुझे फ़ख्र है कि एक मुखय्यर मुल्क है, बहुत मुखय्यर मुल्क है, और अल्लाह की बरकतें इसी हवाले से आती हैं। लोगों की समझ में नहीं आता था कि यार इतनी चोरी, इतनी बेईमानी के बाद भी मुल्क चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके अंदर ईमानदारी का एक अंसर था, जिसमें ईदी साहब जैसे बड़े जायंट्स हमने पैदा किए, तो उस मुल्क के ऊपर अल्लाह को रहम आता रहा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ उसमें आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। मगर अब भी जहन में रखिए, देखिए अगर चाइना ने तरक्की की तो वो पावर्टी एलिविएशन बहुत बड़ा अंसर था, पूरी कौम को उठाया। हम इस वक्त रज़ाक दाऊद साहब की तो काम ये है कि एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करें कि आप करें, और किस वजह से आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप लोगों को नौकरियां देते हैं, आप लोगों की फ़िक्र करते हैं, इंडस्ट्री चलती रहती है, तो एक बहुत बड़ा साइकिल आप चलाते रहते हैं। मगर पावर्टी एलिविएशन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँचे, तालीम के फुकदान की वजह से नहीं पहुँचे, जिस वजह से भी नहीं पहुँचे, तो बहुत एहतमाम हमें, जिसको कहते हैं कि एमरजेंसी मेजर करने चाहिए। अच्छा, एमरजेंसी मेजर्स के अंदर एहसास प्रोग्राम आ गया। एमरजेंसी मेजर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक काम शुरू किया कि औरतों की एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स हों, और मैं आपको ये बता दूं कि लोन ज़्यादा हैं, औरतें कम पहुंची हैं।
तो लिहाजा एक एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ कि जिसके अंदर उन मामलात को सिंपल बनाना चाहता हूँ। और मैंने इस मामले में मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ किसी बैंक में जाओ और लोन के लिए अप्लाई करो, पता तो चले ना कि कितना मुश्किल है और बैंक कितना इनकरेज करता है, डिस्करेज करता है। तो पता ये चला कि इतना मुश्किल है कि वो फॉर्म अगर लोन के लिए मैं अप्लाई करूं तो मेरे लिए भी मुश्किल है, मुझे भी मदद लेनी पड़ेगी। और हमने बिल्कुल ये कैफियत है इस वक्त इस हुकूमत की कि पावर्टी एलिविएशन, प्रमोशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डिसेबल्ड लोगों के लिए लोन्स, ये सब पहली मंजिल पर पैसा है, निचली मंजिल पर इत्तला मिली है, मगर सीढ़ियों का पता नहीं चल रहा लोगों को। तो लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी भी जिम्मेदारी लें, है ना, कि यानी औरतों को आप बिजनेसेस में इनकरेज करें, क्योंकि कौम उठेगी पूरी, ये आपके बलबूते पर नहीं उठेगी अकेली, ये तो मालूम है ना आपको, अकेले आप नहीं उठा सकते हैं। आपका उठाना बेइंतहा ज़रूरी था कि माशरे का मईशत का साइकिल रवा हो, और जब मईशत का साइकिल रवा हो तो फिर साथ साथ तबक़ात को, सारे तबक़ात को आपको उठाना है। तो इसी तरह से जनाब बैंक्स के लोन की कैफियत है, इसी तरह से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन्स, इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस, इसी तरह से अखुवत, ये सब को हमने मोबिलाइज़ किए रखना है, क्योंकि द फंड्स हुकूमत ने अवेलेबल कर दिए हैं, लोगों तक इस बात को पहुँचना। आप अपने एम्प्लॉयमेंट में औरतों को एम्प्लॉय करें, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंडस्ट्रीज, मेक श्योर, कोशिश करें, ठीक है जी। इसी तरह से डिसेबल्ड अफराद को स्किल सेट्स दिलवाएं, उनको भी आप एम्प्लॉय करें। देखो आप इस हमदर्दी के साथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह बरकत भी उसके साथ साथ आपके पीछे आएगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ये बात की कि उज़्बेकिस्तान डेलीगेशन भी आप लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों ताजिकिस्तान के सदर तशरीफ़ लाए थे, और मैं आपको बता नहीं सकता उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इतने शौक़ से इस बात को देख रहे हैं कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए करें। उनकी डेस्परेट नीड है। यानी उन्होंने मुझको कहा, ताजिकिस्तान के सदर ने कहा कि जी मुझे, तुम यहाँ से इस्लामाबाद से कराची कितनी देर में जाते हो? मैंने कहा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, कभी 2-2.5 घंटे भी लगते हैं। तो कहने लगे कि मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगे टू कम टू इस्लामाबाद, 1 घंटा 10 मिनट, तो डिस्टेंस भी शॉर्ट है। अच्छा, और वो कहते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं आई एम कोटिंग हिम एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए अगर मॉस्को तक जाऊं तो 6000 मील है। इमेजिन करो कि कॉस्ट कितनी है। तो ये रास्ता बेहतरीन है। तो अब रज़ाक दाऊद साहब ने ये बात की कि देव रन अ कंसाइनमेंट अप एंड डाउन, मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस बात की भी आप दुआ करें कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो, क्योंकि ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ये जो रास्ता है ये जब काम आएगा जब इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान पुरअमन हो जाएगा। पुरअमन अफ़गानिस्तान आपके अपने बहुत सारे एक्सपोर्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ सीमेंट, एक्सपोर्ट हर चीज़, यानी एक्सपोर्ट्स ऑफ नो हाउ, अफ़गानिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन जो अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी उसमें बहुत गुंजाइश है इस बात की। पिछले दिनों यहीं इसी फोरम में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर कोऑपरेशन का कितनी अच्छी मिसाल आपको दूँ कि अमेज़ॉन का मामला जब खुला, विच इज़ वैल्यू एडेड, अमेज़ॉन का जब मामला खुला तो मैंने यही मीटिंग की, जो अमेज़ॉन के एमर्जिंग एक्सपोर्टर्स हैं जो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, जो कंपनी जो रजिस्टर करवा रही हैं, और मैंने 4-5, मैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का मशकूर हूँ कि मैं हर जगह ये कोशिश करता रहता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी गवर्नमेंट के इदारों के साथ मुलाकात हो। तो जब अमेज़ॉन के लोगों को मैंने बुलाया, पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव आए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आए, FBR के रिप्रेजेंटेटिव आए, कस्टम्स के रिप्रेजेंटेटिव आए, सब कंसर्न लोगों के 5 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। तो जो लीडर था उस ग्रुप के, जो 40 या 50 थे, उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया कि जनाब ये मुश्किलात होती हैं अकाउंट खोलने में, ये मुश्किलात होती हैं रजिस्टर कराने में। तो बैठे बैठे देयर वाज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम दे हैड टॉक्ड अबाउट। ये एक मीटिंग के अंदर इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बैठे हुए थे। अच्छा, और यही कैफियत तकरीबन हर चीज़ में हो रही है। तो अभी रास्ते खुलने शुरू हुए हैं, आप लोग जो इनिशिएटिव लेते हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन रास्तों पर ख़ुद भी चलेंगे, दूसरों को भी चलाएंगे,
तो पाकिस्तान इज़ ऑन द रोड टू ट्रमेंडस प्रोग्रेस। मैं अपनी बात को इख्तिताम इस बात पर करता हूँ कि मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता रहा हूँ हर नमाज के बाद भी, पाकिस्तान को ताकतवर मुल्क बना दे। मुझे लगता ये है कि इंटेलेक्ट का जो आईटी सेक्टर में भी एक्सपोर्ट का बहुत इम्कान है, भूलिएगा नहीं, एंड यू मस्ट इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर। मैं ये कहता हूँ कि जब वो ज़माना आ रहा है जिसमें शायद इंटेलेक्ट की बड़ी अहमियत हो, और आपने आईटी के अंदर देख लिया है, ये कोविड के दौरान देख लिया है कि इंटेलेक्ट ने सरपास किया है ब्रिक एंड मॉर्टर गुड्स को, बहुत अच्छी तरह से सरपास किया है। तो लिहाजा दैट टाइम इज़ कमिंग। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क बना दे। अच्छा, और अब मैंने ये बात, कि मुझे यकीन है कि अब मामलात इंटेलेक्ट पर जब आ जाएंगे, तो मैंने अल्लाह से ये भी दुआ में इजाफ़ा कर दिया कि ये पाकिस्तान को ताकतवर तरीन मुल्क बना दे मेरी ज़िंदगी के अंदर। बहुत शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी एक्सपोर्टर्स, थैंक यू वेरी मच, यू डन अ ट्रमेंडस जॉब, कीप ऑन डूइंग इट। अपनी रोज़ी भी कमाओगे, मुल्क के लिए भी कुछ होगा, नौकरियाँ भी दोगे, इससे अच्छा कोई धंधा है नहीं। अस्सलाम वालेकुम।